स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेस लॉ किया था, थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं और उसमें मैंने लास्ट में बोला था कि हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होता है और उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? किसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कुछ कभी कंबशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना और वाटर बनाते हैं। कुछ फॉर्म हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अलग अलग नाम होंगे डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्शन क्या है। तो उन रिएक्शंस को अब हमको धीरे धीरे पढ़ना है एक एक करके। जनरल टर्म है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसका स्पेसिफिक डिवीजन, कभी इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, कभी इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, कभी न्यूट्रलाइजेशन, कभी सब्लिमेशन एंड ऑल दैट। तो इन चीज़ों को, ठीक है, किस सिचुएशन में क्या बोलेंगे उनको हमको एक एक टर्म एक एक लेक्चर में पढ़ना है और हर टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बिना क्वेश्चन डिस्कशन के बिल्कुल अधूरा है। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टर्म है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। प्लीज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहीं बोल सकते हैं। कोई रिएक्शन हुआ चेंज, कोई रिएक्शन हुआ तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा प्लस माइनस जो भी हो, एक जो थर्मिक एंडोथर्मिक, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन उसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को खास कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, किसी और स्पेसिफिक कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, कभी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। जब कोई नाम दे रहे हैं ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, कि फॉर्मेशन है कि कंबशन है कि न्यूट्रलाइजेशन है, उसके लिए खास कंडीशन चाहिए। उन कंडीशन को हमको एक एक करके समझना है, बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ लें और बाकी क्वेश्चन डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज एंथैल्पी चेंज in a reaction where 1 mole of a compound, मतलब प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, 1 mole of a compound, 1 mole of compound is formed from its constituent element in their constituent elements। अभी रहने दो इसको, constituent elements, बाकी बात में थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। constituent element, अब मान लेते हैं कहीं लिखा है लेट एंथैल्पी, अच्छा ये बता दें एंथैल्पी ये वाला फॉर्मेशन जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। किसी कंपाउंड के केस में एंथैल्पी नेगेटिव आएगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन किसी में पॉजिटिव आएगा। उसकी चिंता हमको नहीं करनी है, हमको पढ़ना है चुपचाप, ठीक है। इसलिए एंथैल्पी चेंज लिखा है। दैट कैन बी एक्सोथर्मिक, दैट कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो लेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज X। मान लो कहीं लिखा है X किलो जूल पर मोल। मान लो कहीं लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है X किलो जूल पर मोल। तो भाई ये डिफिनीशन क्यों पढ़ाया गया, पहले इसका पर्पस समझ लें। डिफिनीशन इसलिए पढ़ाया गया कि जो डेटा दिया हुआ है CO2 का, कहीं डेटा मिल गया 500 जूल है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 500 जूल होता है, 600 जूल होता है, जो भी प्लस माइनस जो भी हो, तो उस डेटा को आप इक्वेशन में लिख पाएँ। डिफिनीशन पढ़ने का मतलब ये है कि इस डेटा को, डेटा तो भाई हम नहीं बता सकते, डेटा तो भाई रिजल्ट बताएंगे, एक्सपेरिमेंट बताएंगे, नेट बताएगा, किताबें बताएंगी, हम क्या करेंगे डेटा का। डेल्टा एच कितना आता है, हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होता है, वो थोड़ी बता पाएंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना एक्सोथर्मिक, कितना एंडोथर्मिक। लेकिन अगर डेटा हमको मिल गया तो उस डेटा को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन में लिख पाए, यही मेन है थर्मोकेमिकल इक्वेशन में लिखना। चलिए अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट तो 1 मोल बनना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन X किलो जूल पर मोल प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिफाइंड है। CO2 शुड बी 1 मोल। लेकिन अब CO2 फॉर्मेशन, कि CO2 बनाने के तो बहुत से रिएक्शन है, एक नहीं 50 रिएक्शन, आप खुद जानते हो। CaCO3 को डिकम्पोज कर दोगे तो भी CO2 बनता है, अरे बनता है ना, CO2 प्लस CaO। MgCO3 को MgO प्लस CO2, ठीक है। बहुत Li2CO3 को Li2O प्लस CO2, अभी बहुत है Na2CO3 प्लस HCl, Na2CO3 प्लस HCl, उसमें भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। सब अपने 10th में पढ़ा है, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर दो, NaCO3 को डिकम्पोज करो, Na2CO3 + H2 + CO2। तमाम रिएक्शन है, तो बहुत सेलेक्टेड थे, तमाम रिएक्शन है जिसमें CO2 बनता है। ए भाई तो ये कौन सा है, X किसका है? क्या X सारे रिएक्शन का है? भाई हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज होता है, हर रिएक्शन का इंडिविजुअल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अलग अलग होता है। फिर ये X किस वाले को डिनोट कर रहा है? NaCO3 को, Na2CO3 को, CaCO3 का डिकम्पोजिशन कि Li2CO3 का डिकम्पोजिशन कि MgCO3 का डिकम्पोजिशन। आखिर में कौन सा रिएक्शन है ये जिसके एंथैल्पी चेंज X है? कौन सा रिएक्शन है जिसमें CO2 बनने पर एंथैल्पी चेंज X आ रहा है? तो अब यहीं पे आता है डेफिनेशन। यही समझने के लिए भाई कोई भी कन्फ्यूज हो सकता है यार कि CO2 तो तमाम रिएक्शन बनता है, तमाम रिएक्शन में CO2 बनता है। फिर ये किस रिएक्शन की बात कर रहा है, किस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज X है? तो देखो अब आता है डेफिनेशन पे, इसलिए ये सब समझना है, डेफिनेशन क्यों जानना जरूरी है। एक एक बात इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि CO2 ठीक है बनना चाहिए 1 मोल, लेकिन किससे? CaCO3 के डिकम्पोजिशन से नहीं, MgCO3 के डिकम्पोजिशन से नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो किससे बनना चाहिए? C, ठीक है, C सॉलिड प्लस O2 क्या, गैस। भाई CO2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? अपने एलिमेंट से बनना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन और O2 से बनना चाहिए। 1 मोल CO2 बनना चाहिए और किससे? कार्बन और O2 को के रिएक्शन से बनना चाहिए। तो उसका एंथैल्पी चेंज है X, किसी और जगह का नहीं, क्योंकि CO2 बहुत सारे अनंत रिएक्शन ऐसे जिसमें CO2 बनता है, ठीक है। X किलो जूल पर मोल, पर मोल किसका? 1 मोल CO2 बनने पे। ध्यान दें, इसलिए डेफिनेशन जानना जरूरी है। आपने समझा कि कन्फ्यूजन हो सकता था ना, डेफिनेशन नहीं जानते तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई CO2 फॉर्मेशन तो अनंत रिएक्शन है यार, आप लिख दोगे 20 रिएक्शन इससे, आप खुद लिख सकते हैं ना, 20 रिएक्शन लिख दोगे, सर CO2 इसमें बन रहा है, इसका डेल्टा H X का है क्या? तो कहेगा कि नहीं सर CO2 दूसरे वाले रिएक्शन में बन रहा है, उसका डेल्टा H X होगा। क्या है, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तब डिफिनेशन पे आते हैं, डिफिनेशन कहता है कि नहीं मैं खास एक रिएक्शन को डिनोट कर रहा हूँ, ये डिफिनेशन जो है मैं किसी खास रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा हूँ, उस रिएक्शन में CO2 बनना चाहिए 1 मोल, बट किससे? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आया, ठीक है। हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी चेंज फर्स्ट लेक्चर में। एंथैल्पी चेंज CO2 बनने का फिक्स नहीं है। क्यों? हमने देखा कि कार्बन के अगर किसी एलिमेंट के अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं तो एंथैल्पी चेंज अलग अलग आएगा। मतलब कार्बन प्लस O2 CO2 बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एंथैल्पी चेंज डिपेंड करेगा कि आपने कार्बन ग्रेफाइट लिया है, कि कार्बन डायमंड लिया है, कि कार्बन फुल्ली लिया है, कि वो एमॉर्फस वो कोई लिया है, अरे कोल वगैरह, बिल्कुल अलग अलग आएगा। देखा था हमने, प्लीज़ देखिएगा लेक्चर वो, कि यहीं पे कार्बन डायमंड रहेगा तो डेल्टा H अलग आएगा, यहीं सबका X आएगा, अलग अलग आएगा। यहीं कार्बन ग्रेफाइट वाला रहेगा तो डेल्टा H कुछ और आएगा, फुल रिंग रहेगा डेल्टा H कुछ और आएगा। डिफरेंट एलोट्रॉपिक्स फॉर्म के हिसाब से भी डेल्टा H अलग अलग आता है। तो फिर अब हमारे पास जो डेटा रिपोर्टेड है आप बिल्कुल देखेंगे। अब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा कि CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 400 जूल होता है पर मोल, मैं भी लिखूंगा, अब डेटा भी पिछले क्लास में भी कर रहे थे। तो फिर कोई कहेगा सर ये CO2 400 जूल लिख लिए, तो ये 400 कौन सा वाला कार्बन है? कोई लिख सकता है ना कि सर डेटा हमको मिला नेट पे कि CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 400 किलो जूल पर मोल होता है, जो भी हो डेटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैं क्या समझूँ कार्बन कौन सा लूँ मैं? तो अब आती है, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जो 400 किलो जूल पर मोल में लिख रहा हूँ, डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो कार्बन के किसी खास फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। ये तो बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है। अब देखो वो अगर लिख देगा CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 400 किलो जूल पर मोल है किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा यार कि ठीक है कौन सा कार्बन लूँ मैं? कोई कहेगा डायमंड वाला है, नहीं ग्रेफाइट वाला है, कोई फुल्लिन वाला है। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज़ डिफाइन की गई है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो डेटा है वो 400 किलो जूल पर मोल, चाहे जो भी हम पढ़ेंगे कुछ, वो मैक्सिमम डेटा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सके। अब देखो व्हेन, नोट करिए इसको समझना है। मैंने समझो, उन्होंने बोला कि 400 किलो जूल पर मोल है CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि कौन सा कार्बन किस कंडीशन में, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता था। उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैं ये 400 किलो जूल पर मोल बता रहा हूँ, तो कार्बन के किसी खास फॉर्म जो एलोट्रॉपिक आप जानते हैं से एसोसिएटेड है 400 किलो जूल। आप ठीक है, चिंता मत करिए, आप फिक्स रहिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉप पे एंथैल्पी चेंज अलग अलग आ सकता है, तो कोई भी कन्फ्यूज हो सकता है। तो उन्होंने डिफाइन कर दी चीज़ें, जहाँ दिक्कत है चीज़ों को, ठीक है, एक वे दे दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। पहला हमने समझा CO2 का फॉर्मेशन लिखना है, तो CO2 तो अनंत रिएक्शन बनता है, तो क्या ये किसका है, किसी खास रिएक्शन का है। CO2 किससे बनना चाहिए, CaCO3 की डिकम्पोजिशन से नहीं, कार्बन और O2 के मिलने से, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब फिर लिखा है 400 किलो जूल पर मोल, तो कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉन, वो भी। अब देखिए, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर इन देयर, एकदम ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड स्टेट, द enthalpy of formation, the enthalpy change is called, ऐसे लिखता हूँ, इन देयर, अब समझेंगे स्टैंडर्ड स्टेट को, द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको डिनोट करते हैं, नोट करिए, नॉट लगा रहेगा। बिल्कुल हमारे पास ज़्यादातर डेटा आप देखेंगे, बिल्कुल मैक्सिमम क्वेश्चन में आप खुद भी करोगे, यही डेटा आपको मेंशन रहेगा, CO2 का, H2O का, ये नॉट वाला डेटा। तो ये नॉट किसी खास, ठीक है, कंडीशन को डिनोट करता है, वो हमको समझना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में, आगे पूरे लेक्चर्स में मैक्सिमम आप खुद ही करो, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये डेटा नॉट वाला ही रहेगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जरा देखिए, तो कह रहे हैं कि कार्बन का कौन सा स्टेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट। जो मैं 400 बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो डेटा हमारे पास रिपोर्टेड है, जो आपको बुक में मिलेगा जब डेल्टा एच का, वो स्टैंडर्ड वाला डेटा ही रिपोर्टेड है, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डेल्टा एच बताया गया किसी खास कंडीशन के लिए बताया गया है, कार्बन के किसी खास फॉर्म के लिए डेल्टा एच 400 बता रहा है, तो कौन सा फॉर्म है, उन्होंने उसको बोला स्टैंडर्ड स्टेट। अब देखते हैं क्या क्या है। देखते हैं स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। फॉर एलिमेंट्स हैविंग, सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, डिफरेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलोट्रॉप्स। मैंने कहा ना, उनको बताना पड़ेगा ना यार कि भाई 400 क्यों बता रहे हैं, किसका, कौन सा कार्बन, बताना पड़ेगा ना यार। कि उसने लिख दिया CO2 का फॉर्मेशन, मतलब डेटा मिल गया आपको 400 किलो जूल पर मोल है, तो बच्चे तो परेशान हो जाएगा कि सर कार्बन कौन सा लें, सर आप ही तो बोल लेते हैं ये कार्बन अलग लेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, तो 400 अलग 400 सबका नहीं आएगा, डायमंड का अलग आएगा, ग्रेफाइट का अलग आएगा। तो बच्चा जरूर पूछेगा कि भाई कौन सा कार्बन, किस कार्बन का रेफरेंस ले रहा है, तो उन्होंने बोला स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन का। अब क्या होता है वो देखते हैं। प्लीज़ यहाँ पे एक लाइन को ध्यान समझिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो बेकार है। अब बेसिक इंटरप्रिटेशन नहीं समझ पाएंगे तो गया, ख़त्म, नहीं हो पाएगा सवाल, नहीं हो पाएगा। For elements having different electrons, usually the thermodynamically stable allotrope at 1 bar pressure, एक इम्पोर्टेंट, एंड इस, ठीक है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर, चाहे स्पेसिफिक टेम्परेचर कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, इज टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट। याद रखिएगा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड स्टेट का डेटा है जो हमारे पास, ठीक है, इज टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट, विधि बता दे रहा हूँ मैं। अगर किसी एलिमेंट के बहुत सारे इलेक्ट्रॉप हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, बिल्कुल लिख दूंगा मैं, किसी एलिमेंट के बहुत सारे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म हैं जो आप पढ़ेंगे भी, तो जो सबसे थर्मोडायनेमिकली यूजुअली मैंने लिखा, मैं बताऊंगा कि क्यों, यूजुअली जो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉप है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, लीस्ट एनर्जी कंटेंट वाला, उसको रेफरेंस स्टेट लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट को थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं, कहीं मिल जाए तो परेशान मत होना, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट को। जैसा देखें, तो इस डेटा को जरा आप नोट करें, इस चार्ट को, एलिमेंट इधर लिख लो और यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड स्टेट, 1 बार प्रेशर पे उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म,
स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन ग्रेफाइट है उसका स्टैंडर्ड स्टेट। कार्बन कौन सी स्टेट है, ठीक है, कार्बन का थर्मोन्यूक्लियर स्टेबल फॉर्म कौन सा है, ग्रेफाइट। फिर सल्फर, सल्फर आप पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल इनऑर्गेनिक में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, बहुत सारे सल्फर होते हैं। एलोट्रॉप, सल्फर के भी डिफरेंट एलोट्रॉप, तो कौन सा सल्फर, रोम्बिक। फिर एसन, टीन, टीन भी पढ़ेंगे आप, वाइट टीन, ग्रे टीन, ये सब पढ़ोगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल है कोर्स में। तो कौन सा हमको रेफरेंस है, वाइट। अब यहाँ पे एक बात, इसको नोट कर लें। तो अगर किसी एलिमेंट के बहुत सारे एलोट्रॉप हैं तो बाइकार्बन का हम जानते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, फुल्लिन, ये सब होता है। तो कौन सा एलोट्रॉप जो सबसे स्टेबल, जनरली यूजुअली जो थर्मोडायनामिकली में से सबसे स्टेबल फॉर्म है, वही हमारा रेफरेंस स्टेट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, सल्फर का रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, बहुत सारे सल्फर होते हैं। तो कौन सा स्टेट हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, रोम्बिक सल्फर को। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब ज़रा समझ लेते हैं आगे, पहले लिखने से पहले नोट मत करना, अभी मत लिखना। मतलब लिखा है कहीं CO2 का स्टैंडर्ड, जो भी डेटा है मैंने बता दिया हमारे पास, वो स्टैंडर्ड डेटा है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डेटा स्टैंडर्ड वाला मिलेगा। जो लिखा है ना कि इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना है, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो अब पूरा क्वेश्चन समझिए। कहीं लिखा है कि CO2 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 400 किलो जूल, -400 किलो जूल पर मोल है। मुझे लगभग याद है शायद। तो आपको क्या लिखना है, आप क्लियर है एकदम, ये तो कन्फर्म है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो CO2 बनना चाहिए 1 मोल, और किससे बनना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। इस रिएक्शन का एंथैल्पी, जिसको हम कह लें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कितना है, -400 किलो जूल। प्लीज़ मैं लगभग लिख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं याद है, ठीक है, गलती के लिए माफ़ करिएगा, एग्जैक्ट नहीं याद है, क्वेश्चन में देखेंगे अब। लेकिन फिर सब अब कोई टेंशन नहीं है, जब आपने स्टैंडर्ड बोल दिया तो कार्बन का स्टेट फिक्स हो गया कि आप किस स्टेट का रेफरेंस ले रहे हैं। आप कार्बन कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं कार्बन का ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट, नोट कर लें। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उसको नोट करना है आपको। फॉर फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस P4 इज टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट। मैं बता दूँ, ये थोड़ा सा इसको अलग से एक्सेप्शनल है। फॉर फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस P4 इज टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन आप पढ़ेंगे आगे, मैं बता दूँ यहीं पे डिस्क्लेमर कि वाइट फॉस्फोरस के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, वाइट, ब्लैक, ये सब पढ़ेंगे, रेड फॉस्फोरस, जो ये सबसे रिएक्टिव फॉर्म है। जबकि आप पढ़ोगे बिल्कुल, आप कभी कहोगे सर आप तो बोले थे, ठीक है, कि सल्फर्स के फॉस्फोरस के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये सबसे रिएक्टिव वाला है। मैंने बोला था सबसे स्टेबल ब्लैक फॉस्फोरस, जबकि थर्मोडायनामिकली सबसे स्टेबल ब्लैक फॉस्फोरस है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट वाइट को लेते हैं। ये थोड़ा सा अपनी बात से काट रहे हैं। मैंने बोला कि अगर डिफरेंट एलोट्रॉप है तो जो थर्मोडायनामिकली सबसे स्टेबल है उसको जनरली हम स्टैंडर्ड, यूजुअली लिखा था इसलिए यूजुअली हम उसको स्टैंडर्ड स्टेट की तरह लेते हैं। लेकिन फॉस्फोरस के केस में जो वाइट फॉस्फोरस जो सबसे रिएक्टिव एलोट्रॉप है उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट की तरह लेते हैं। दिक्कत ये है, ठीक है, कि ब्लैक फॉस्फोरस भले से स्टेबल है, उसको लेना चाहिए था स्टैंडर्ड स्टेट में, लेकिन ब्लैक फॉस्फोरस को प्योर फॉर्म में प्रिपेयर करना हम पढ़ेंगे मुश्किल है उसको प्योर फॉर्म में प्रिपेयर करना, इसलिए उसको नहीं रेफरेंस लिया गया। तो प्लीज़ इसको नोट कर लें, तो ये गलती ना हो, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। भाई तुम सोचोगे कि भाई वाइट फॉस्फोरस खुद पढ़ लोगे आगे, ये वाइट फॉस्फोरस सबसे रिएक्टिव है, तो कोई बच्चा सोचेगा अरे सबसे रिएक्टिव है तो इसको तो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं लेते होंगे, क्योंकि सर तो बताया है स्टैंडर्ड स्टेट मतलब सबसे स्टेबल एलोट्रॉप, ये तो रिएक्टिव है लेकिन इसी को लेते हैं। नोट कर लीजिए, यही थोड़ा सा अलग था, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप कि आपको अब डेटा क्लियर होगा धीरे धीरे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मतलब क्या होगा। तो मैंने जैसे मान लो फॉस्फोरस की बात की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कुछ टर्म आ रहा है फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस लेंगे, वाइट फॉस्फोरस। थोड़ा एक्सेप्शनल है तो है, अब क्या करोगे। मैंने ठीक है, दिक्कत उसमें यही है कि ब्लैक फॉस्फोरस जो है प्योर फॉर्म में मिलता नहीं, प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उसको रेफरेंस स्टेट नहीं लेते। ये हो गया इलेक्ट्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रॉप। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा।
फॉर गैसेज स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज आइडियल गैस एट 1 bar प्रेशर। तो गैस का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? आइडियल गैस, उसको आइडियल गैस मानना। भाई हम जानते हैं आइडियल गैस थोड़ी कुछ होता है, गैसेस तो रियल होती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो गैस को हम आइडियल मान के चलेंगे। आइडियल गैस एट 1 bar प्रेशर। ठीक है। फॉर अदर एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, इज मोस्ट स्टेबल स्टेट, देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 1 bar प्रेशर। बता दें टेम्परेचर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा एक बात नोट करके लिख लें, मैंने कहा स्पेसिफाइड, यूजुअली नोट करके लिखा, यूजुअली द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यूजुअली द स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में जब तक टेम्परेचर मेंशन ना हो किसी भी क्वेश्चन में, बता दो जब तक टेम्परेचर मेंशन ना हो तो हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में, हमेशा हमेशा। अब मेंशन रहेगा तो करना पड़ेगा, लिख दिया 27 डिग्री सेल्सियस तो आप करिए उसमें, लेकिन इन केस बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं है, आपको ज़रूरत है कि आप डेटा, भाई जो डेटा दी हम जानते हैं ना एंथैल्पी जो रिएक्शन का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सब पढ़ा हमने, तो कहीं एंथैल्पी लिख दिया कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी इतना है। जैसे मैं सुनो ध्यान दो इस बात को, कि लिख दिया, ज़रा ध्यान दो कि CO2 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 400 किलो जूल पर मोल है। तो कुछ कह सकता है बच्चा कि सर ये तो आप तो बोले एंथैल्पी जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, हम लोग पढ़ेंगे भी कि टेम्परेचर के हिसाब से वेरी कैसे करता है। तो भाई 400 किलो जूल पर मोल किसी के टेम्परेचर का तो होगा, किसी खास टेम्परेचर का होगा। भाई मान लो कहीं लिख दिया है कि CO2 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 400 किलो जूल पर मोल है, तो आपने रिएक्शन तो लिख लिया कार्बन ग्रेफाइट ये सब, लेकिन ये 400 किलो जूल पर मोल किसी खास टेम्परेचर का होगा, तो वो टेम्परेचर अनलेस मेंशन ना हो हम 25 डिग्री सेल्सियस ही लेके चलेंगे। तो हम मान लेंगे कि डेटा 25 डिग्री सेल्सियस का है, नहीं तो लिखा रहेगा कि हाँ इस डेटा 25 के 27 का है 30 का जो भी है। तो जब तक मेंशन ना हो किसी क्वेश्चन में हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही पूरे चैप्टर में लेके चलेंगे। नोट कर लें, गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा 25 लेते हैं, लेकिन अनलेस मेंशन ना हो तो। अब नेक्स्ट लिखो, बाई कन्वेंशन the enthalpy of, ये क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका, आप जो करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0। अब तक आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। तो और बात कर लेते हैं, टेकन एज 0 नोट करो। एलिमेंट्स का उनके स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कन्वेंशन है, ठीक है, कितना लेते हैं 0। इसको समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन एडवांस तक में आ चुका है, एकदम बहुत सिंपल, ठीक है। एलिमेंट्स का उनके स्टैंडर्ड स्टेट में हमेशा नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेते हैं 0। जैसे कोई पूछ दे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन ग्रेफाइट कितना होगा, एक चीज़ ध्यान देखना, मान लो कहीं लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा 0, क्योंकि क्या है ग्रेफाइट ही तो है स्टैंडर्ड स्टेट, कितना होगा 0। ग्रेफाइट ही तो है कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट, अभी तो देखा। फिर और लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के कई सारे फॉर्म है, मान लो लिख दिया डायमंड, कितना होगा, क्या ये 0 लिख सकते हो? क्या डायमंड कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है? बिल्कुल नहीं है, इसका 0 तो नहीं होगा, जो भी हो 0 इसका नहीं होगा। प्लीज़ एक बात समझना, अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकता, यही मेन एग्जाम्पल सही, वो सब छोड़ो, डेफिनेशन से कुछ नहीं पता चलता। ये देखिए कार्बन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कब होगा, जब वो ग्रेफाइट दिया हो, ग्रेफाइट के फॉर्म में हो। डायमंड के फॉर्म में 0 तो नहीं बता सकते, कुछ होगा। फिर
फुल रिन कार्बन का मान लो दे दिया फुल रिन, नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा। और देखिए ब्रोमीन लिक्विड, आपने पढ़ा होगा कि रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। यही तो है इसका स्टेबल स्टेट, 1 बार प्रेशर पे स्टेबल स्टेट का लिक्विड फॉर्म है। तो ब्रोमीन क्या लिक्विड स्टेट में रहेगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, जीरो। फिर अगर मान लो लेकिन ये दे दिया कि ब्रोमीन गैस है, क्या इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 1 बार प्रेशर पे ब्रोमीन का स्टेबल स्टेट लिक्विड फॉर्म में होता है भाई, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है 1 बार प्रेशर पे। तो 1 बार प्रेशर पे उसका स्टेबल स्टेट लिक्विड है, गैस नहीं। तो लिक्विड के केस में उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेंगे, गैस का नहीं। एक एक चीज़ समझ लो। फिर और देखो, और देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड P4 फॉस्फोरस, कौन सा, वाइट, क्या इसका जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यही स्टैंडर्ड स्टेट, थोड़ा एक्सेप्शनल था, यही बात कर रहा था मैं, जबकि रिएक्टिव फॉर्म है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मान लो दे दिया P4 ब्लैक, ब्लैक, क्या ये जीरो होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड स्टेट है वाइट फॉस्फोरस, ना कि ब्लैक फॉस्फोरस। थोड़ा एक्सेप्शनल है ये, है तो है, अब क्या करोगे, जानना पड़ेगा, थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल है। आई होप आपको कि अपने स्टैंडर्ड स्टेट समझा है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेते हैं एलिमेंट्स का, जीरो, ठीक है। फिर इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन को H एटम मत लिख देना, नेचर में हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं है, मॉलिक्यूल होता है H2 गैस। हाइड्रोजन का H2 गैस कितना होगा, जीरो। क्लोरीन गैस Cl2 गैस, Cl2 F2 सब गैस है। मान लो कहीं लिखा है ना, लिखना है एलिमेंट्स फॉर्म, ठीक है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट, तो H एटम थोड़ी नहीं होता नेचर में, नेचर में हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, वो भी गैसेस फॉर्म में है। 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन Cl2 O2 सब गैस है। O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना जी, जीरो। कब, O2 लिक्विड का नहीं, O2 गैस का, क्योंकि हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक में, एटमॉस्फेयर 1 बार प्रेशर पे सब गैसेस फॉर्म है भाई। सराउंडिंग कंडीशन जो हमारा 1 एटमॉस्फेयर 1 बार का है, 1 एटम का है, उस पर O2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है, H2 भी गैस है, N2 भी गैस है, इनका सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेना है, जीरो। तो ये था कुछ डिफिनीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एडवांस में यही ब्रोमीन वाला पूछ दिया था, ठीक है, और फॉस्फोरस का भी शायद, ये दोनों चीज़ें आ चुकी है क्वेश्चन। अब देखिए कब क्वेश्चन करेंगे तो मिल भी जाएगा डायरेक्ट यही क्वेश्चन, इसमें से किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा या किस किस का होगा, वो जरूर मिलेगा, तो इसको ध्यान समझना। तो उसमें क्या याद करना है, स्टैंडर्ड स्टेट। जनरली एलोट्रॉप्स, अगर डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं तो जब सबसे स्टेबल एलोट्रॉप होता है उसका स्टैंडर्ड स्टेट की तरह लिया जाता है। बस फॉस्फोरस का हिसाब थोड़ा अलग है, उसमें जो रिएक्टिव एलोट्रॉप है वाइट, उसको स्टैंडर्ड स्टेट रेफरेंस स्टेट लिया गया है, क्योंकि जो स्टेबल वाला है थर्मोडायनेमिकली ब्लैक, उसको प्रिपेयर प्योर फॉर्म में करना मुश्किल है, इस वजह से। अब आते थोड़ा सा क्वेश्चन की बात। एक बेसिक क्वेश्चन करें, फिर लिखा है कि ये रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताना है। देख लीजिए, हम करेंगे हेस लॉ से पहले, और दिया है एंथैल्पी ऑफ, देखो सब दिखा हमने बोला ना, मैक्सिमम डेटा आपको स्टैंडर्ड वाला ही मिलेगा। मैक्सिमम के आप खुद करिएगा, किसी बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डेटा स्टैंडर्ड वाला मिलेगा, ठीक है, 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी फिक्स तो नहीं है, तो किसी खास कंडीशन में ही डेटा मिलेगा आपको। तो देखो नॉट लगा दे, डेल्टा H नॉट, तो एंथैल्पी वो स्टैंडर्ड ही बोल हुआ। तो जिंक ऑक्साइड का दिया हुआ है, CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, CO का भी दिया है, इन तीनों डेटा के हिसाब से इसका निकालना है। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, एक एक करके लिखते हैं। पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो पहले रिएक्शन लिखना सीखो, ये सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वो भी स्टैंडर्ड लिखा ना, नॉट मतलब स्टैंडर्ड। जिंक ऑक्साइड बन गया, सॉलिड होता है जिंक ऑक्साइड, लिखा भी उसने सॉलिड, 1 मोल बनना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल। अब कहाँ से बनना चाहिए, जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दोगे ZnCO3 को, तो ZnO बन जाएगा। क्या ये उसकी बात कर रहा है, नहीं, जिंक ऑक्साइड बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, लेकिन कहाँ से, अपने एलिमेंट्स से, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट्स क्या है, जिंक क्या होता है 1 बार प्रेशर पे, सॉलिड होता है भाई, मेटल है, सॉलिड होता है। और किससे बनना चाहिए, O2 गैस से। O मत लिख देना, नेचर में O नहीं है एटम, O2 गैस है और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो जिंक ऑक्साइड बनना चाहिए, साथ साथ में किससे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो भाई किससे बनना चाहिए, जिंक सॉलिड से,
प्लस O2 गैस से, O मत लिख देना, नेचर में O नहीं होता है, O2 गैस भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। अब ये क्या बैलेंस है, यहाँ नहीं छेड़ सकते आप, ये 1 मोल ही रहना चाहिए, ये पर मोल उसी का तो है, ये प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए। अब उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ कर सकते हो जो करना है। तो प्लीज़ एक एक चीज़ को ध्यान से समझो। हम क्या कर रहे हैं कि ये डेटा है लिखा है, इस डेटा को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, नहीं तो पूरा पढ़ाई बेकार है। आज की पूरी पढ़ाई यही थी ना कि कोई डेटा दिया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड इतना है, तो उसको इक्वेशन में कैसे लिख पाओगे। तो इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, चलो इसको डेल्टा H1 नॉट कितना दिया है, -342.28 किलो जूल पर मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड। प्लीज़ ध्यान समझिए, इस रिएक्शन का नाम मैं 1 लिख रहा हूँ। अरे हेस लॉ से करेंगे, हेस लॉ में क्या था भाई, 2-3 रिएक्शन का लिखते थे, फिर उसे डिजायर्ड रिएक्शन लाते थे, फिर हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, घबराइए मत, लेकिन पहले डिटेल। फिर दूसरा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इतना है, इतना लिखो, में 400 लिख रहा था लगभग। चलो तो CO2 बनना चाहिए, लिखो से रिएक्शन, CO2 बनना चाहिए, CO2 गैस बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए स्टैंडर्ड, तो कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट प्लस O2 का गैस, CO2 डेल्टा H2 लिख देते हैं, डेल्टा H2 नॉट इसलिए कि कोई सारे डेटा स्टैंडर्ड है, -393.51 393.51। फिर तीसरा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चाहिए 1 मोल, इससे स्टैंडर्ड है तो कार्बन क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट फॉर्म में, वो लेना पड़ेगा, प्लस O2 गैस कितना, ½ O2 कौन सा, ½ O2, नोट कर लो। अब इसका डेल्टा H दिया है, डेल्टा H3 -110.53। अब ये 3 रिएक्शन दिए हैं, देखा हमने क्या किया, जो डेटा दिया था उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है, यही तो पढ़ रहे थे तब से कि डेटा का इक्वेशन क्या लिखोगे, ठीक है। अब इन तीनों रिएक्शन को मिला के हमको बताना है ZNO उसका रिएक्शन, ZNO प्लस देखते हैं जो डिजायर्ड है, ये 4th ZNO सॉलिड प्लस CO गैस गिविंग ZN सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसका एंथैल्पी हमको बताना है। देखते हैं एक बार, इन तीनों को मिला, ठीक है, ये 3 रिएक्शन को मिला के इस 4th का बताना है, तो कैसे आएगा, अगर हम रिएक्शन जरा ध्यान दो, ये जिंक ZN सॉलिड और CO2 गैस किधर रहना चाहिए, CO2 गैस उधर रहना चाहिए। जरा देखिए कैसे, इन तीनों को मिला के ये कैसे आएगा, बस यही करना है, इन तीनों को मिला के ये कैसे आएगा, CO2 गैस किधर रहना चाहिए, उस साइड, तो इक्वेशन जिंक ऑक्साइड और CO आना चाहिए इधर साइड, तो हम करेंगे इक्वेशन 4 इक्वल टू, क्या हम कर सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस जरा देखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, क्या ये कर सकते हैं, देखो जरा क्या ये करने पे आ जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। आप देखिए जरा करके, ये करना होगा, हेस लॉ किया है ना कि भाई अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ें, और उसको 2 में से घटा देते, ये आ जाना चाहिए। अब देख लीजिए 4th आ जाना चाहिए, देखो तो यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा, आप करिएगा, जरूर करिएगा, हेस लॉ किया है हमने, ठीक है। 1 और 3 को जोड़ के उसको 2 में से घटा देंगे, 1 और 3 को जोड़ के उसको 2 में से घटा देंगे, बिल्कुल, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, तो अब जो काम हमने हेस लॉ में पढ़ा है, जो काम एंथैल्पी रिएक्शन में करते हैं वही एंथैल्पी में हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा H जो होगा इस रिएक्शन का, डेल्टा H क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा H2 नॉट माइनस डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा H3 नॉट, होगा कि नहीं, बिल्कुल, प्लीज़ इसको मिला लेना जरा, तो यहाँ से आंसर आ गया, डेल्टा H2 नॉट क्या होगा, -393.51
माइनस 110.53 प्लस माइनस एक चीज़ को -342.28। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आ गया किलो जूल पर मोल में, नोट करिए। अब इसका शॉर्टकट भी बनाएंगे, हम लोग। तो ये हो गया 110.53 प्लस 342.28 माइनस प्लस हो गया -393.51 59.3 करिए, प्लस में आ रहा है ये। अब प्लीज़ जो जरूर आप करिएगा, मिलाइएगा कि ऐसा नहीं कि मान लेंगे कि 4 इक्वल टू क्या है, इक्वेशन 4 कैसे आएगा। इक्वेशन 2 में से 1 और 3 को जोड़ेंगे और इक्वेशन 2 में से घटा देंगे उसको। 59.3 नोट कर लो। किलो जूल पर मोल। अब यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन गया। प्लीज़ देखिए, हम लोग को इतना करना नहीं था, एग्जाम में इतना कौन करेगा लिख के, लेकिन ये समझना था। हमने क्या किया, पहले जो डेटा दिया था उसका इक्वेशन लिखा, उसको ढंग से लिखा, हर एक डेटा का इक्वेशन लिखा, फिर हेस लॉ के हिसाब से कर लिया कि कैसे से 3 रिएक्शन दिया था, चौथा कैसे आएगा, जो पिछले लेक्चर में कर रहे थे। यही सब 3 रिएक्शन दिया है तो चौथा कैसे आएगा, जैसे रिएक्शन आया उस तरह एंथैल्पी में भी चेंजेज होते हैं। यही है, ये पूरा थर्मोकेमिस्ट्री है। अब शॉर्टकट क्या है इसका, जरा देखो शॉर्टकट क्या है इसका। यहाँ से आ रहा है, ये रिएक्शन क्या था, ZnO प्लस इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना था, इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना था ना हमको, इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी करके दिखा दे रहे, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टोटल। देखो जरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ फॉर्मूला क्या बना, अगर हम देखो ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया है। अगर रिएक्शन कोई दिया है उसका डेल्टा ये पूछ रहा है, इस रिएक्शन का डेल्टा H R जो भी हो कितना होगा। अगर कोई इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है तो हम देखेंगे जो भी चीज़ें रिएक्शन में दी हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उनके बारे में डेटा कैसा है। अगर उनके बारे में डेटा सबके जो भी हैं चीज़ रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके बारे में डेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का है, तो फॉर्मूला देखो लिखते हैं। देखते हैं पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा है कि नहीं। क्या क्या हमारे स्पीसीज हैं, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिंक सॉलिड है और CO2 गैस है। ये 4 लोग हैं हमारे रिएक्शन में। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, CO2 का क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO2 का क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, प्लीज देखो ऊपर डेटा दिया था, और जिंक ऑक्साइड का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। जिंक का कितना होगा 0, अरे जिंक सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट है उसका भाई, 1 बार प्रेशर पे जिंक का स्टेट स्टेबल कौन सा होगा, जिंक मेटल है भाई, सॉलिड होता है। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा 0, बताते ना एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। तो इसका मतलब हमने स्टोर कर लिया कि जो भी ये 4 चीज़ें हैं इनके बारे में सबके बारे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही डेटा दिया है। तो इन दैट केस अगर सब लोगों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लिखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल एंथैल। लेकिन प्लीज़ ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये इंश्योर करिएगा कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके बारे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही डेटा दिया हो, नहीं तो ये नहीं चलेगा, है ना। फिर और करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ कि जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनके बारे में सबके बारे में अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही डेटा दिया है तब, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ, टोटल का मतलब बता रहा हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या जी रिएक्टेंट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट। नोट कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को फिर से करेंगे शॉर्टकट। एग्जाम में कोई बच्चा उतना लिखता नहीं है, लेकिन पहले मुझे समझाना था कि ये कहाँ से आया है, यही सब करके आया है। लेकिन डिस्क्लेमर, ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले क्या देखना है कि जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सबके बारे में क्या दिया हो,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया होगा तब ये फार्मूला चलेगा, नहीं तो कुछ और चलेगा। आगे पढ़ना ही है, सब पढ़ना है। कोई भी चीज़ जानने से पहले उसको बेसिक जाने तो गलती हो जाएगा ना, परेशान रहेंगे, अरे ये वाला फार्मूला लगाना है कहाँ है। अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर से, ये क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर से टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट। अब इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, देखो यहीं पैरेलल ये रिएक्शन था, ये फोर्थ नंबर, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना था, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब सबका जो भी चीज़ें उनका फॉर्मेशन डेटा दिया है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो डायरेक्ट ये सब करना नहीं था, इतना लिखवा दिए फालतू में। अब इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट निकाल सकता था कोई। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, जिंक है और CO2 है। तो जिंक का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0। स्टैंडर्ड स्टेट में जिंक का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, 0। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1 × 0 जिंक का, ये है टोटल का मतलब। टोटल का मतलब होता है वो जो कोफिशिएंट उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिंक का कोफिशिएंट 1 है, प्लस 1 × CO2 का कितना है, -393.51। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट का, ये टोटल प्रोडक्ट का हो गया। माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, 1 मोल जिंक ऑक्साइड है, तो 1 × जिंक ऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -342.28 आप प्लस 1 × CO भी 1 मोल है, तो 1 × -110.53 आ गया, डायरेक्ट आ जाएगा। यही तो किया है, क्या है किया है, ये क्या किया है, अब देखो यही तो किया, देखो जरा अल्टीमेटली तो हमने वही किया ना, यही तो आ रहा था 59.3 किलो जूल पर मोल। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये है फार्मूला, नोट कर लो। लेकिन फार्मूला से पहले बेसिक समझ लो कि क्यों आया है ये फार्मूला, कहाँ से आया है। ठीक है, बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन हो जाता है। भाई बच्चा अगर फार्मूला को नहीं जानेगा तो क्या करेगा, हेस लॉ के हिसाब से रिएक्शन लिखेगा। बेसिक तो जानता है, क्वेश्चन तो कर ही लेगा, हेस लॉ के हिसाब से इक्वेशन लिख के कर लेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे को, ये और कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक तो जानता है। यही अंतर है, बहुत टाइम लगेगा लेकिन कर लेगा वो भी। तो आप दोनों जानिए, बिना फार्मूला के और फार्मूला के साथ साथ। नोट करिए इसको। लेकिन फिर से डिस्क्लेमर कि ये फार्मूला तब लगेगा जब जो भी चीज़ें रिएक्शन में है, जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसके बारे में, सबके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में डेटा दिया हो तब। तो ये था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तुमको आप सोच सकते हैं कि क्या सर एक ही क्वेश्चन कराए, क्या एक क्वेश्चन पर्याप्त होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल पढ़ेंगे, टाइम लग गया, फिर बिना इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो एक 2 क्वेश्चन करेंगे, और लेकिन फिर कंबाइंड भी क्वेश्चन करना है। ये तो बस समझाने के लिए, फॉर्मेशन को, स्टैंडर्ड स्टेट को समझाने के लिए सब किया गया इतना टाइम पास। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी और हम लोग मिक्स भी करेंगे। प्लीज़ देखिए, कोई बात ना समझ, पहले समझने की कोशिश है। अभी क्वेश्चन मत लगाइए, पहले इसको पूरा समझिए। एक क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से करिए, फिर से पढ़िए। हाँ, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ कि आप इसको करिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, अब फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेना। कुछ दिया हुआ है, सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है। सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें जो भी हैं चीज़ें, CCl4 H2O CO2 HCl, टोटल मतलब क्या करोगे, मोल से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो जो भी है CCl4 H2O CO2 HCl सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी जानते हो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्लीज़ इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, करना है इसको, बताना है आंसर। तो ये था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में क्लियर हुआ होगा स्टैंडर्ड स्टेट को टर्म। ठीक है, मैं बता दूं स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर कोई रोल नहीं है। यूजुअली मैंने कहा 25, ये कई बुक में लिखा रहता है स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका स्टेट। नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस कोई रेफरेंस नहीं है, 1 बार प्रेशर पर रेफरेंस है। बिल्कुल 1 बार प्रेशर पे उसका स्टेबल स्टेट उस सब्सटेंस का, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं। हाँ, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो कभी भी डिफिनेशन गलत मत पढ़िए। कई बुक में लिख दिया, मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस, गलत है। दैट टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग, दैट टेम्परेचर कैन बी एनीथिंग। यूजुअली इट इज 25 डिग्री सेल्सियस, बट दैट कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, गलत मत पढ़ें और इसका सवाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस तरह एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन और सारे सवाल करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।